दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर सुशील कोटू जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से एक वरदान बने हुए हैं उन लोगों के लिए जो शुगर की बीमारी से ग्रस्त हैं। और आज जबकि हिंदुस्तान है जो एक कैपिटल बन चुका है शुगर की, ऐसी स्थिति में ये उन लोगों को एक नई जिंदगी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। मेरी ओर से सारे श्रोताओं को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। डॉक्टर साहब, जो अभी कोविड-19 का एपिडेमिक चला और उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जो लाइफ्स खोई हैं, और उसमें जो चीज़ देखने में आ रही है कि उन पेशेंट्स को जिनको शुगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी उनको इसने ज़्यादा अटैक किया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जो कोविड-19 की महामारी अभी चल रही है और अभी तक आप कह रहे हैं कि आज की डेट में मोर देन 70 लाख से ज़्यादा पेशेंट इससे ग्रस्त हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में। और उसमें देखा गया जो अभी तक जो डेथ्स हैं 1 लाख से ज़्यादा हुई हैं। और ज़्यादातर जो डेथ्स देखी गई है इंडिया में, हिंदुस्तान में, पंजाब में, ज़्यादातर वो पेशेंट्स हैं जिनकी या तो उम्र ज़्यादा है या कोई बीमारियां हैं। उसमें देखा गया कि ज़्यादा बीमारियां जो पेशेंट्स हैं जो डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं, डायबिटीज़ जिसको हम शुगर की बीमारी भी बोलते हैं या मधुमेह की बीमारी जो हम इसमें हिंदी में बोलते हैं, तो उनमें ज़्यादातर देखा गया वो पेशेंट ज़्यादातर उनमें डेथ का रिस्क, मरने का रिस्क ज़्यादा है, उनमें हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क ज़्यादा है। जो वही लोग हैं जिनको हमें भर्ती करना पड़ता है हॉस्पिटल में, कॉम्प्लिकेशंस, कोविड-19 से जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो ज़्यादा है। वेंटिलेटर पे जाने का रिस्क उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वेंटिलेटर पे चलाने का रिस्क ज़्यादा है, आईसीयू में भर्ती होने का रिस्क ज़्यादा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि कोविड-19 जो एक महामारी है, जो वायरस की बीमारी है, जो नई वायरस की बीमारी है, तो ये इसको कोरोना वायरस भी बोलते हैं। जिनको ऑलरेडी शुगर की बीमारी है, ना ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियां हैं, ज़्यादातर शुगर के पेशेंट जो हैं, अगर उनको ये संक्रमण हो उनको चांसेस ज़्यादा हैं रिस्क लाइफ का। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना है, उनको ज़्यादा रिस्क है हॉस्पिटल में एडमिट होने का, उनको ज़्यादा रिस्क है निमोनिया होने का जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उनको ज़्यादा रिस्क है आईसीयू में भर्ती होने का, उनको ज़्यादा रिस्क है वेंटिलेटर पे चढ़ाने का या वेंटिलेटर का सपोर्ट देने का और डेथ होने का। तो इन पेशेंट्स को हमें बचाना है और ये देखा गया जो हमारे पास अभी तक एविडेंस है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, इन पेशेंट्स को हमें बचाना है संक्रमण से, इन्फेक्शन से, कॉन्ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो, ये हमें समझना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें उन पेशेंट्स की जो पहले शुगर से ग्रस्त नहीं भी थे, जब उनको कोरोना की महामारी में जूझना पड़ा, तो कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको बाद में शुगर होगी, इसका क्या कारण? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं कि उनका ये कहना है कि सर हमें पहले शुगर नहीं था, लेकिन कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद हमारा शुगर, डॉक्टर साहब ने बताया कि अब आपका शुगर ज़्यादा आ रहा है तो आपको शुगर की बीमारी हो गई है। ऐसा हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स जब एडमिट हुए कोविड-19 की वजह से, कुछ को सीरियस कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ, आईसीयू में एडमिट हुए, ये 2-3 वजह से ऐसा हो सकता है जिनको पहले शुगर की प्रॉब्लम नहीं थी और फिर शुगर बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो एक तो ये हो सकता है पहले से शुगर की प्रॉब्लम थी, कभी चेक ही नहीं करा। बहुत सारे लोग सारे एरिया में, सारे मालवा में, सारे हिंदुस्तान में चेक ही नहीं कराते शुगर। जब हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो चेक किया तो उनको शुगर का पता चल गया। एक तो आधे लोग ऐसे हैं, आधे लोग ऐसे हैं, आधे पेशेंट ऐसे हैं। दूसरा है कि जब सीरियस कोविड-19 इन्फेक्शन होता है, ये जड़े पैनक्रियाज में जड़े सेल्स होते हैं वो बीटा सेल्स बोलते हैं जो इंसुलिन बनाता है। तो देखा गया कि उस पर ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये वायरस सीधे उन पर अटैक कर सकता है। तो उसकी वजह से भी निम ऑनसेट डायबिटीज, नया डायबिटीज बन सकता है। जिनको कभी शुगर ही नहीं था वो आईसीयू में भर्ती हुए या हॉस्पिटल में भर्ती हुए, सीरियस कोविड इन्फेक्शन था और उसकी वजह से डायबिटीज हो गया। ये पहले से कोई शुगर का मरीज था लेकिन इस बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, पहले शुगर कंट्रोल था, दवाइयां ना लो, एकदम से शुगर बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये भी इस वायरस की इन्फेक्शन से हो सकता है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मरीज भर्ती होते हैं जिनको सीरियस इन्फेक्शन होता है, उनकी हमें समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि कोविड निमोनिया करता है। जब निमोनिया करता
राजस्थान तो ये देखा गया है ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इनमें एक इम्पॉर्टेंट दवाई दी जाती है जिसको हम स्टीरॉइड बोलते हैं। तो स्टीरॉइड की दवाई इसमें जान बचाने की दवाई है, पर हमें पता है स्टीरॉइड की दवाई देने से शुगर बढ़ सकता है। तो कुछ लोगों को अगर पहले शुगर नहीं था तो शुगर बढ़ सकता है और टेम्पररी शुगर बढ़ सकता है। और अगर शुगर पहले कंट्रोल था दवाइयाँ ना, लेकिन एडमिट होने के बाद ये स्टीरॉइड देने की वजह से शुगर बहुत ज़्यादा शूट कर सकता है, तो हमें इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ लोग डरते हैं कि हमारा इंसुलिन चालू हो गया, तो उनको समझना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। ये दवाइयाँ जो कोविड-19 इन्फेक्शन में हमें देना पड़ता है वो इम्पॉर्टेंट दवाई स्टीरॉइड हैं, लाइफ सेविंग दवाइयाँ हैं, उससे शुगर भले ही बढ़े लेकिन हमें साथ में इंसुलिन देने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये बहुत 4-5 वजह हैं जिसकी वजह से या तो नया डायबिटीज आ सकता है या तो शुगर पहले कंट्रोल है, बाद में शुगर एकदम बढ़ सकता है पेशेंट्स। ऐसा 1 लाख से ज्यादा पेशेंट्स आपके साथ अटैच हैं और आपने कई पेशेंट्स जिनको अभी प्री डायबिटिक ही थे और आपने उनको मेडिसिन पहले लगाया, आप एक प्रिवेंटिव शुगर के डॉक्टर माने जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सैलरी है जिसमें पहले जब किसी को शुगर होता था तो बहुत ज्यादा उदासी होती थी, 50 साल के बाद जो शुगर आता था, लेकिन आजकल जो इसका बहुत ज्यादा रुझान बढ़ा हुआ है शुगर का, हर तीसरे आदमी को जो शुगर हो रहा है, एक तो हेरिडिटरी हम सोचेंगे और एक हम जैसे सीडेटिव लाइफस्टाइल है, क्या करेंगे? तो आपने एक क्वेश्चन रेज किया कि आजकल शुगर जो था पहले जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं या लाइफस्टाइल डायबिटीज़ बोलते हैं, पहले 40 साल के बाद होता था, लेकिन आजकल यंग जनरेशन में हम देख रहे हैं 20-30 साल के लोगों को भी यंग जनरेशन में टाइप 2 डायबिटीज़ आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस बढ़ गया है ना। तो हम इससे बचाव कैसे करें कि टाइप 2 डायबिटीज़ ना हो। अगर ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो या बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ आना स्टार्ट हो जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं कि आगे फुल ब्लोन डायबिटीज़ होने वाला है, तो हम उस प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ होने से रोकें। तो बचाव कैसे करें डायबिटीज़ होने से, तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत तब्दीलियाँ आई हैं। एक तो इंडिया में यंग जनरेशन में टाइप 2 डायबिटीज़ आना स्टार्ट हो गया है, जो 40 साल के बाद होता था आजकल 20 साल 25 साल 30 साल में हो रहा है। तो ये एक लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क आया है। इसका एक तो हमारा इंडिया और पंजाब ओबेसिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया, जिसको मोटापा बोलते हैं। और अब हम देखेंगे सबसे मोटापा कौन सा मारा होता है, पेट वाला मोटापा मारा होता है, जो पेट की चर्बी और लिवर में जो चर्बी आती है उसमें इंसुलिन काम नहीं करता। तो हम इंडियन लोग यहाँ से इतने मोटे नहीं हैं, हमारा पेट मोटापा है, तो एब्डोमिनल एडिपोसिटी बोलते हैं कि पेट का मोटापा बढ़ना नहीं चाहिए। हम वॉक हमने करना छोड़ दिया, हम आजकल मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, हम गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। मेरा मशीनरी का मतलब है जब हम हमारे रूरल बैकग्राउंड पंजाब में देखेंगे जो गाँव वाले लोग पहले खुद काम करते थे, आजकल इतनी मशीनरी आ गई, ट्रैक्टर्स आ गए, मशीनरी उसका इस्तेमाल करते हैं, बट खान पीन हमारा वही रह गया। दूसरा, बच्चों को हम आजकल ना जंक फूड्स खिलाते हैं, अपने पिज़्ज़ा, बर्गर्स, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्री, ये सारे डायरेक्ट कैलोरीज हैं, ये कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं और उससे भूख भी ज़्यादा लगती है। और इसका एक्टिविटीज़ हैं इंडोर गेम्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स पे हम ज़्यादा, तो आउटडोर गेम्स कम हो गई है, इंडोर गेम्स ज़्यादा, ये वाले कंप्यूटर्स एंड ऑल दिस गेम्स ज़्यादा हो गई हैं। खान पीन में बहुत बदलाव आ गया है, बच्चों को हम बचपन से ही ये कोल्ड ड्रिंक्स है बहुत ज़्यादा मारी है, ये जो जंक फूड्स है बहुत मारी है, इससे ओबेसिटी बढ़ना स्टार्ट हो गया है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमारा चेंजेस आ गए लाइफस्टाइल में। तो हम इंडियंस ऐसे नहीं थे, हम इसके लिए नहीं बने हैं। अब हो गया हेरिडिटी की बात, अगर मेरे मदर फादर को डायबिटीज़ है, मुझे रिस्क है डायबिटीज़ का, क्या हम पेरेंट्स को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बट हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो मेरा बस सबको एक यही एडवाइस है और रिक्वेस्ट है सबको, प्लीज़ अपनी फैमिली में सबका लाइफस्टाइल चेंज करें। तो हमारे पेरेंट्स को पहले लाइफस्टाइल चेंज करना है, तो अपने जो ये जंक फूड्स है ये बंद करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, आधा पौना घंटा डेली वॉक करना सबसे इम्पॉर्टेंट है और वेट नहीं बढ़ने दीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप घर के लोग ही मिठाइयाँ लाएंगे, घर में जंक फूड्स लाएंगे, समोसे पकौड़े इनका इस्तेमाल कम करेंगे तो बच्चे भी वही करेंगे। जो पेरेंट्स करेंगे तो बच्चे भी वही फॉलो करेंगे। तो पेरेंट्स को भी चेंज होना पड़ेगा, तभी बच्चे भी चेंज होंगे, तभी हम प्रिवेंट कर सकते हैं डायबिटीज़ को। डॉक्टर साहब, जैसे अभी कोविड-19 वाले जो पेशेंट्स जिनको अभी 2-3 महीने पहले कोविड-19 हुआ, एक बार वो बच गए, शुगर से ही बच गए, या शुगर वाले पेशेंट है वो भी एक बार सर्वाइव हो गए, उनको क्या करना चाहिए? अब क्योंकि ऐसी स्टेज है, अब कोविड-19 का थोड़ा धीरे धीरे जो एपिडेमिक का कम होता जा रहा है, लेकिन उनको क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को फेस किया है, उनके लिए क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं पोस्ट कोविड केयर क्या है। क्या जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ है
तो कोविड इन्फेक्शन से रिकवर किया है इन्होंने, और रिकवर करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं पेशेंट्स में, है ना, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं। लंग्स अब डिपेंड करता है कितना सीवियर इन्फेक्शन रहा है, तो माइल्ड रहा था, मॉडरेट रहा था, सीवियर रहा था। तो जिनको सीवियर इन्फेक्शन रहा उनको फिर भी बॉडी कुछ हल्का फुल्का खांसी रह सकती है, थोड़ा और एक्सर्शन, उनको सांस की तकलीफ रह सकती है, वीकनेस तो रहती है पेशेंट्स में, टांगों में, मसल्स में, माइल्जिया, दर्दें मसल्स में, वीकनेस रहना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। तो पोस्ट कोविड केयर बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों में जो करना चाहिए। हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, हेल्दी डाइट इंपॉर्टेंट है, वो लेना चाहिए। तो पोस्ट कोविड केयर में हाइड्रेशन, हेल्दी डाइट मीन्स लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियां उबली हुई ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, और अगर आपके शुगर्स है वो कंट्रोल करिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए। अब हम कुछ चीज़ें ऐसी भी बोलते हैं पेशेंट्स को, अगर डायबिटीज़ है तो च्यवनप्राश शुगर फ्री वाला है वो ले लीजिए, आप सुबह दूध के साथ ले लीजिए, ये वाली चीज़ें कर सकते हैं। तो हेल्दी डाइट, कोई मल्टीविटामिन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। तो ये हाइड्रेशन, शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, थोड़ा बहुत वॉक करना ज़रूरी है, तो उससे क्या आपकी मसल्स होंगी, रेगुलर वॉक करेंगे। जिनकी चेस्ट की प्रॉब्लम है तो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है, ये एक स्पायरोमीटर आता है 300-400 रुपये का, स्पायरोमीटर में आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, बाहर की हवा लीजिए, कंटिन्यूसली एसी में मत रहिए, अंदर नहीं रहिए, तो बाहर की खुली हवा, साफ हवा लीजिए। डीप ब्रीदिंग में लंबी सांस अंदर और बाहर लेना है, और योगा प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये पोस्ट कोविड केयर में आप वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बट आप अगर सीवियर निमोनिया रहा था, आपको सीवियर कोविड रहा था, आप अपनी डॉक्टर से सलाह करके ये सारी चीज़ें करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम शुगर की बात करें तो कई बार हम लोग सुबह टेस्ट करा लेते हैं शुगर, और वो बिल्कुल नॉर्मल आती है, और 2 घंटे खाने के बाद भी कई बार दिन में भी हम लोग टेस्ट कराते रहते हैं। तो क्या आपको इसका मतलब जो रेगुलर इसका फीचर है कि शुगर जो भी पेशेंट्स 30 के अबव है, किस तरह से उनको पता चले कि मेरे को शुगर है तो नहीं, मतलब क्या इसका कोई कंफर्मेशन जो है, कैसे कंफर्मेशन है कि हमारे शरीर में हो सकता है उस दिन हमने मीठा नहीं खाया हो, उस दिन हमने एक्सरसाइज करी हो, और उस दिन हमारा जो नील आ गया था और हम लोग फ्री हो गए, उसके बाद 2-3 महीने के बाद कराया, या क्या कहना चाहिए? शुगर कैसे डायग्नोज करना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि शुगर कैसे पता चले। आम लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें शुगर बीच में दोपहर को करा लिया, कभी जब मर्जी करा लिया, तो हमें शुगर की बीमारी है कि नहीं है। इसका एक क्राइटेरिया है जो हमें WHO ने दिया है, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने दिया है, हिंदुस्तान की कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। सिंपल सा क्राइटेरिया है। अगर किसी पेशेंट को या किसी नॉर्मल पर्सन को चेक करना है कि क्या मुझे डायबिटीज़ है कि नहीं है, मुझे शुगर की बीमारी है कि नहीं है, एक होता है कि सिंपल फास्टिंग शुगर, सस्ता सा टेस्ट है, कोई 10-20 रुपए का टेस्ट है। निर्णय कालजे का शुगर जो है, माड़ी मोटी पंजाबी में बोल दूंगा मैं, चंगी पंजाबी तो नहीं आती मुझे, मैं कश्मीर का हूँ वैसे। तो खाली पेट का शुगर 8 घंटे का खाली पेट होना चाहिए, है ना। आधे बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं 12 घंटे खाली पेट रहूँ, 16 घंटे रहूँ, कितने घंटे रहूँ, सिंपल 8 घंटे का खाली पेट होना चाहिए। सुबह तड़के निर्णय कालजी करना है। फास्टिंग शुगर, वो खाली पेट का शुगर नॉर्मल आदमी का 100 से कम रहना चाहिए, है ना। तो अगर हमारा शुगर 100 से 125 आता है खाली पेट का, तो मीन्स आपका बॉर्डरलाइन शुगर है। अगर 126 या उससे ज्यादा है तो डायबिटीज है। तो एक रीडिंग ज्यादा आने से नहीं मानते, कम से कम 2 रीडिंग, 2 बार आप चेक कराओ, 2 अलग अलग दिन चेक कराओ, ठीक है सर। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसी को अगर अपना शुगर चेक करना चाहिए, निर्णय कालजे का शुगर 2 बार करना चाहिए, 100 से कम आना चाहिए, 8 घंटे का खाली पेट। एक तो ये क्राइटेरिया। दूसरा है खाने के बाद का कोई क्राइटेरिया नहीं। अगर आपने कभी भी शुगर चेक कराया, रैंडम 200 से ज्यादा आता है, लेकिन आपको जैसे लक्षण है कोई शुगर के, लक्षण क्या होते हैं शुगर के, पेशाब ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, वजन घटना, अगर ऐसे लक्षण है, शुगर 200 से ज्यादा है, तो भी हम उसको डायबिटीज कैटेगरी में डालते हैं। और एक टेस्ट होता है 3 महीने का एवरेज शुगर का, और अगर वो 7% से ज्यादा है तब डायबिटीज है। खाने के बाद का कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक टेस्ट होता है जब पेशेंट को ग्लूकोज पिलाते हैं, 200 ग्राम ग्लूकोज पिलाते हैं, तो 200 ग्राम ग्लूकोज पिला के फिर देखते हैं खाने के 2 घंटे बाद, अगर वो 200 से ज्यादा है तब डायबिटीज बोलते हैं। ये कभी भी शुगर चेक करके कोई रीडिंग कभी कराते हैं तो एक रीडिंग ऊपर नीचे आती है, तो उसके बाद वो टेंशन में आ जाता है पेशेंट, मेरा डायबिटीज तो नहीं हो गया। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। हमें क्राइटेरिया पता होना चाहिए कब हम किसी को डायबिटीज पेशेंट बोलते हैं, कब नहीं बोलते हैं। तो ये क्राइटेरिया करना जरूरी है। बस जैसे आपके साथ 1 लाख से ज्यादा पेशेंट जुड़े हुए हैं, और आपने कई पेशेंट तो 2nd जनरेशन तक भी आ गए हैं, 15 साल हो गए आपके साथ अटैच हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि शुगर वाले इंसान को बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए कि शुगर है मेरे को, और वो उसके
साथ अपना उदासी रख रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे शुगर की वजह से किडनी की प्रॉब्लम आ जाएगी, मेरे को आइज के ऊपर इफेक्ट हो जाएगा, तो वो इफेक्ट तो आना है जो वो तो शुगर के साथ आना, लेकिन जो टेंशन के साथ, डिप्रेशन के साथ उसका माइंड सेटअप है जो कहीं जाता है मेरे को शुगर है यार, चाय में मीठा नहीं डालना, तो वो लोग ज्यादा नमकीन चीजें जो हैं वो ज्यादा खिला कर उनको फिर बाद में ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या करना है डायबिटीज पेशेंट्स को ये मेंटल इलनेस जो आजकल बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, तो डायबिटीज पेशेंट्स में डिप्रेशन बहुत कॉमन है, क्योंकि कोई भी क्रोनिक डिजीज होती है ना सर, क्रोनिक डिजीज जो लंबे टाइम तक कोई बीमारी चलती है उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस पे हैं आपके खाने पीने पे, और तो डिप्रेशन आना बहुत कॉमन है। तो डिप्रेशन अगर होगा तो वो पेशेंट प्रॉपरली खाने पे भी अमल नहीं करेगा, प्रॉपर डाइट प्लान पे प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो डिप्रेशन पे ध्यान रखना ज़रूरी है डायबिटीज़ पेशेंट्स पे। तो आपने एक मुद्दा उठाया है, तो कि क्या डायबिटीज़ पेशेंट जब सुनता है डायबिटीज़ से किडनी खराब होती है, लिवर खराब होता है, रोशनी भी जाएगी मेरी, हार्ट अटैक भी होगा, पैर में गैंग्रीन होगा, कटने की नौबत है, ऐसा नहीं है। एक शुगर का पेशेंट शुरुआत से अगर प्रॉपरली थोड़ा बहुत केयर करेगा, वैसे आम आदमी को भी केयर करना चाहिए, एक परहेज, थोड़ा बहुत हेल्दी डाइट आम आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, रूटीन एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत वॉक, ये तो नॉर्मल आदमी के लिए भी ज़रूरी है। इसके साथ अगर वो शुगर का कंट्रोल बेसिक दवाई से शुरुआत से करे, क्योंकि अदृश्य बीमारी है, पहले शुरुआत में कुछ साल लिए अगर शुगर थोड़ा बहुत ज़्यादा है, पेशेंट को कोई लक्षण ज़्यादा नहीं आते, बट हमें लक्षण के लिए वेट नहीं करना, हमें कंट्रोल करना। तो ट्रीट टू टारगेट, हमें कंट्रोल में अपना शुगर रखना, अपना ब्लड प्रेशर रखना, अपना कोलेस्ट्रॉल रखना, थोड़ा बहुत सैर, थोड़ा बहुत परहेज। एक नॉर्मल डायबिटीज पेशेंट और नॉर्मल आदमी में लाइफ स्पैन में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, तो डिप्रेशन की लोड़ ही नहीं। तो आप शुरुआत से अपना थोड़ा बहुत प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेके शुगर कंट्रोल करिए बेसिक दवाई से डरना नहीं है, दवाई आपको बचाने के लिए। तो पेशेंट को लगता है मैं दवाई खाऊंगा मेरी किडनी हार्ट लिवर खराब होगी, वो खराब करने के लिए नहीं दे रहे हैं डॉक्टर आपको, वो आपको बचाने के लिए दे रहे हैं कि आपको किडनी हार्ट लिवर खराब नहीं हो। 2 टेबलेट हो या 3 टेबलेट हो, मकसद उनका कंट्रोल करना है। किसी को 1 टेबलेट नाल कंट्रोल होगा, किसी को 2 टेबलेट नाल, किसी को 3 टेबलेट नाल, ये डिपेंड करता है स्टेज ऑफ डायबिटीज। पर सर शुरुआत में कम दवाई से कंट्रोल होगा अगर आप परहेज से नहीं करोगे, परहेज से नहीं करोगे दवाई पर बहुत ज्यादा रहेगा। तो मेरा ये कहना है शुरुआत से आप शुगर कंट्रोल करिए, बेसिक दवाई से कंट्रोल होगा, सैर परहेज करिए, और अगर ये सब चीज़ें करेंगे आपको आगे जाके कोई किडनी हार्ट लिवर की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कोई पैर की खराबी नहीं होगी, कोई रोशनी जाने का खतरा नहीं होगा, कोई अदरक का अटैक नहीं होगा। थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा योगा करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, कोई डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आपकी एक लाइफ और एक नॉर्मल जिनको डायबिटीज नहीं है उनमें और डायबिटीज पेशेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर डिप्रेशन आ गया तो कुछ पेशेंट्स में हमें डिप्रेशन की टेबलेट देनी पड़ती है, क्योंकि अगर मन चंगा तो सब चंगा, मन चंगा नहीं तो कुछ चंगा नहीं। तो पेशेंट्स को हम डिप्रेशन की गोली देते हैं, क्योंकि अगर वो डिप्रेशन से बाहर आएगा तभी वो शुगर पेशेंट उसका शुगर कंट्रोल होगा, तभी प्रॉपर दवाई अमल करेगी, पेशेंट अमल करेगा दवाई पे और सैर भी करेगा। तो डिप्रेशन की टेबलेट से डरना नहीं, कभी किसी पेशेंट को हमें देना भी पड़ता है, बट नशे का इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ पेशेंट डिप्रेशन के चक्कर में फिर कभी अफीम लेना स्टार्ट करता है, शराब लेना स्टार्ट करता है, वो फायदा नहीं करना है, उल्टा और नुकसान करेगा सर। तो ये चीज़ हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपका कंप्लीट शुगर क्लिनिक है, हम लोग अभी मैक्स हॉस्पिटल में जैसे आपकी सेवाएं चल रही हैं, आपके डिफरेंट जो है सेल्स बने हुए हैं, डाइटिशियन का आपका अलग से सेल बना हुआ है, लोगों को समझाने वाला अलग सेल बना हुआ है, एक्सरसाइज के लिए अलग से बना हुआ है, कि आपका यूनिट है। और आपको जैसे जैसे पेशेंट जैसे कोविड-19 वाले पेशेंट है उनके साथ आप अलग से काउंसलिंग आपकी बहुत ज्यादा हाई है, जो सबसे बड़ा मेन क्राइटेरिया उसके बारे में क्या करते हैं? पहली बात, डायबिटीज का इलाज खाली शुगर टेस्ट करके, उस शुगर टेस्ट करके अगर हम दवाई लिखेंगे तो हम पेशेंट का इलाज नहीं कर रहे, हम शुगर टेस्ट का इलाज कर रहे हैं। तो डायबिटीज का इलाज करना है तो हमें 360 डिग्री में देखना है, क्योंकि डायबिटीज खाली शुगर नहीं है, ये दिमाग की, निगाह की, हार्ट की, किडनी की, लिवर की, सारी बॉडी की प्रॉब्लम है। तो हमें पेशेंट को पहले डायबिटीज का डॉक्टर बनाना पड़ता है। तो पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट हमारे पास 1 महीने 2 महीने 3 मंथ्स में एक बार आएगा, तो 3 मंथ्स के बीच में घर पे इसको खुद अपना इलाज करना, तो हमें उसको काउंसलिंग करनी पड़ती है, इनको ट्रेन करना पड़ता है। खान पीन क्या है, सैर क्या है, पैरों का केयर क्या है, पैरों से इलाज चालू होता है, पैरों का केयर क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या तब्दीली लानी है, तो उसका एजुकेशन सेशन होता है, उसका पैरों का एक प्रॉपर चेकअप होता है, बेसिक चेकअप होता है। सारा चेकअप के बाद उनकी दवाई सेट की जाती है। ठीक है सर, दवाई का क्या होता है, पहले हमें पेशेंट का पता होना चाहिए, पेशेंट का कितना पुराना डायबिटीज है, उसका एज क्या है, उनका वेट क्या है,
किडनीज का टेस्ट क्या है, लिवर का टेस्ट क्या है, उसके बाद डिसाइड की जाती है कि इस पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है, किनको इंसुलिन की ज़रूरत है, किनको कितनी डोज की ज़रूरत है। बट ये दवाई लिखने के बाद पेशेंट को काउंसिल किया जाता है इन दवाई को लेने का तरीका क्या है, कभी अगर शुगर कम हो जाए तो क्या करना, ज़्यादा हो जाए तो क्या करना। तो ये जब हम पेशेंट को सारा काउंसिल करते हैं तो पेशेंट को इन्वॉल्व करना होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन, DSME। तो मैंने क्या कहा, पेशेंट को खुद डॉक्टर अपना बनना पड़ता है और घर वालों को भी। मान लो शुगर डाउन ज़्यादा हुआ, पेशेंट बेहोश हो गया, तो घर वालों को समझ नहीं होगा तो कैसे हेल्प करेंगे। तो इसके लिए हमारी पूरी टीम है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 3rd फ्लोर पूरा जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एडवांस्ड डायबिटीज यूनिट है। इसको कॉम्प्रिहेंसिव डायबिटीज केयर बोलते हैं, कंप्लीट संपूर्ण डायबिटीज केयर बोलते हैं, जहाँ सिर से लेकर पैर तक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर बताया जाता है पेशेंट को। पेशेंट अपने आप फिर अपना केयर करता है, तो हमें बार बार छोटी सी चीज़ के लिए नहीं आने की जरूरत पड़ती है। और हम हेल्पलाइन नंबर भी हमारा है, पेशेंट को छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है वो हमसे बात कर सकता है। इंसुलिन की बात लीजिए, अब इंसुलिन से पेशेंट डरते हैं। अब पेशेंट को ट्रेन किया जाता है, आपको इंसुलिन लगाना है, कम ज़्यादा अगर शुगर है अपने आप केयर कर सकते हैं। अब फुट के बारे में, फुट सिंपल नहीं है, कौन सा शूज़ पहनना, कैसे पहनना, पैर कैसे धोने, रात को कैसे उस पर क्रीम लगानी, क्योंकि करेक्ट छोटी सी गलती से पैर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही सर है, 90% ट्रीटमेंट पेशेंट को खुद करना होता है, दवाइयाँ 10% का काम करती है। तो सर 90% करना है तो पेशेंट को ट्रेन करना पड़ेगा ना सर, इसलिए वो कॉम्प्रिहेंसिव केयर के लिए टीम की जरूरत है। तो वो टीम हमारे पास है मैक्स हॉस्पिटल में, मेरे डिपार्टमेंट में। जैसा आपने हमें कोविड-19 के इस एपिडेमिक में भी समझ दिया है पंजाब प्लस को, जैसे हम लोग आपके समय पहले लेते रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समराइज करना चाहता हूँ आज जाते जाते क्या मतलब आपका मैसेज क्या रहेगा? मेरा ये मैसेज है क्योंकि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अभी कोविड-19 की महामारी है और अभी थोड़ा सा कह रहे हैं कि ग्राफ थोड़ा सा नीचे की ओर, जो ग्राफ बोलते हैं जो ऊपर की ओर जा रहा था, पंजाब में भी ऊपर की ओर जा रहा था, ग्राफ थोड़ा फ्लैटन हो रहा है। पर फिर भी अभी हम देख रहे हैं रोज़ 70,000 के आसपास पेशेंट्स नए आ रहे हैं इसके कोविड-19 के, और ऑलरेडी 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स हमारे इंडिया में हो चुके हैं और 70 लाख पेशेंट्स ऑलरेडी कोविड-19 से ग्रसित हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि घर में हमारे बुजुर्ग हैं, लोग हैं जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है या उम्र ज़्यादा है, यंग लोग जो होते हैं वो जाते हैं मैं तो यंग हूँ, मुझे कोई परेशानी, मैं बाहर जाऊँगा क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 3 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है, वन इज़ सोशल डिस्टेंसिंग, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, हेल्थ मिनिस्टर साहब ने बार बार, सारे लोग, हम डॉक्टर्स भी बोलते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग। बाहर जाते हैं हम 2 मीटर का जो फासला है वो हमें रखना है, बट हम नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ हम बोलते हैं हैंड हाइजीन, जहाँ हम बोलते हैं कि आप सोप वाटर यूज़ करिए जहाँ मिलता है, अगर जहाँ सोप वाटर साबुन और पानी 20 सेकंड तक आप प्रॉपरली धोइए, अगर नहीं है सोप वाटर तो आप हैंड सैनिटाइजर यूज़ करिए जिसमें मोर देन 60% अल्कोहल है, ठीक है सर। थर्ड हम बोलते हैं कि रेस्पिरेटरी हाइजीन, प्रॉपर आप मास्क यूज़ करिए, अगर मास्क नहीं तो कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, 3 चीज़ें। तो अब हम बाहर जाते हैं, जो लोग यंग लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट जाते हैं या घूमने जाते हैं, तो आपको अगर इन्फेक्शन लग जाएगा, आप यंग हो, आपको कोई बीमारियां नहीं है तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आप इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करके घर पे आएंगे, आपको ज़्यादा लक्षण नहीं होंगे, हो सकता है हल्का फुल्का जुकाम हो, लेकिन जब आप घर ये इन्फेक्शन लेके आएंगे, लेकिन आपके घर में जो बड़े हैं, जो आपके माता जी पिताजी हैं, जो आपके अंकल आंटी हैं, जो आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनको डायबिटीज़ है, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको हार्ट डिजीज़ है, उनकी एज 60 साल है, 70 साल है, और उनको अगर इन्फेक्शन लग गया तो उनको रिस्क है, तो ये हम नहीं समझते। और जब उनको इन्फेक्शन लग जाता तो सारी फैमिली को इन्फेक्शन लग जाता है और उन लोगों को फिर जान बचाना मुश्किल होता है। उन्हीं को फिर हम खुद लेके जाते हैं हॉस्पिटल, उन्हीं को एडमिट करते हैं ICU में, उनको वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और उनको हम खो देते हैं और बाद में हम ज़िंदगी भर पछताते हैं कि हमने ये क्या किया। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, घर में जो यंग जनरेशन है ये समझ के जाएं कि हम बाहर निकलते हैं तो इन नॉर्म्स को हम फॉलो करें, क्योंकि बाकी लोगों को भी हम बचा सकते हैं जो पब्लिक प्लेसेस में हैं, और साथ में हम इन्फेक्शन लेके घर ना आएँ और अपने घर के जो नियर्स एंड डियर्स हैं, जो अपने
जिनसे हम प्यार करते हैं, उनको हम इस इन्फेक्शन से बचा के और उनको हम जिंदगी दें, ना कि उनकी हम इस छोटी सी गलती से उनकी ज़िंदगी को खतरे में डालें। सर बस ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी सबसे ज़्यादा कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है और मैंने ये बताया कि 15% रिस्क ज़्यादा है। नॉर्मल कितना है डेथ रेट, फैटिलिटी रेट अभी इंडिया में 1.5% है या 2%। इसका मतलब है 100 में 2 लोगों को खतरा है डेथ का। लेकिन जो डायबिटीज़ पेशेंट है, जिनको ब्लड प्रेशर है, ये 60 साल से 10 साल से ज़्यादा, उनका डेथ रेट 15% है, तो उनको खतरा ज़्यादा है। तो ये समझना चाहिए ऑलरेडी। और जिनके लंग्स की प्रॉब्लम है, स्मोकर है, तो उनमें भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ लास्ट मेरी मैसेज थी सब लोगों से, यंग जनरेशन से, ये बाहर जाने के टाइम इसका ध्यान रखें, फॉलो करें। वो बाहर जाके हम देखते हैं आम जनता, आम लोग, यंग जनरेशन, और समझते हैं कि हमारी इम्यूनिटी है, हमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, उनको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन उनके घर के लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी। ये चीज़ों को समझना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू जी।